नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पिछले कई दिनों से चुनावी रैलियों की तस्वीरें वायरल कराई जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि मेरी रैली उनकी रैली से बड़ी है। राजनीतिक दल न सिर्फ बड़ी रैलियों के पीछे मरे जा रहे हैं, बल्कि उन रैलियों की वायरल के लायक तस्वीरें हों, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ड्रोन कैमरे लगाए जा रहे हैं, टॉप एंगल ऊंचाई से तस्वीरें ली जाती हैं ताकि दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दें। इन राजनीतिक दलों में भीड़ कम है या ज्यादा है, इसे लेकर बहस होती है, लेकिन इस भीड़ को लाने में कितने लाख या करोड़ों फूंक दिए गए, इस पर बात नहीं होती, क्योंकि हम और आप मानकर चलते हैं कि राजनीतिक दलों के पास रैली के पैसे नहीं होंगे तो किसके पास होंगे। इसमें भी कुछ दलों के पास बहुत पैसे होते हैं और कुछ के पास कम, पर जब पैसे का हिसाब ही पारदर्शी नहीं है तो किसी को भी संदेह का लाभ क्यों मिले। बहरहाल, जब चुनावी रैलियों की भीड़ की ऊंचाई से ली गई तस्वीरों से माहौल को परिभाषित किया जा रहा है, ठीक इसी दौर में महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हजारों महिलाओं की भीड़ की तस्वीरें आती हैं, तो भीड़ भीड़ खेलने वाले राजनीतिक दल उसका नोटिस तक नहीं लेते हैं। इस पंडाल में जमा औरतें एक रंग में नजर आ रही हैं। इसी रंग को बसंती रंग कहते हैं। सरसों के फूल के रंग से लिया हुआ है और इसी ऋतु का है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के अमोलक सिंह ने बताया कि गांव-गांव में महिलाएं इस रंग का थान ही मंगवा लेती हैं और इकट्ठे अपने लिए चुन्नी और सूट का कपड़ा खरीद लेती हैं। किसी ने कहा नहीं कि बसंती रंग में आना है, लेकिन 40 साल से काम करते करते यह रंग भारतीय किसान यूनियन उग्राहां की पहचान से जुड़ गया। एक रंग के लिबास में महिलाओं का यह जमावड़ा इस कारण भी भव्य लग रहा था। और कुछ तो बात थी कि मार्केटिंग और मीडिया टीम के सहारे चुनावी रैलियों में जुटाने वाली भीड़ के दौर में लोगों को हैरान किए जा रहा था। आपके स्क्रीन पर सरसों के दाने बिखर गए होंगे, लेकिन इस रंग की खूबी देखिए, संख्या अधिक होते हुए भी डरावना नहीं है। प्रकृति की सौम्यता है। सरसों की हरी डंडी और फूलों का पीला रंग भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के झंडे के रंग में है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहां शहीद आजम भगत सिंह से प्रेरणा पाता है। 23 मार्च को उनकी शहादत के दिन इसी बसंती रंग की पगड़ी बांधे यहां पर लाखों नौजवान जमा होने वाले हैं। जिस आंदोलन को ठंडा मान लिया गया हो, सरकार ने जिसे किसी राजनीतिक महत्व का मानने से इनकार कर दिया हो, उस आंदोलन में 100 दिन बाद भी इतनी महिलाओं का आना कहानियों के असंख्य दरवाजे खोल रहा है। यहां आई महिलाओं में इनमें खेतिहर परिवारों की महिलाएं हैं, भूमिहीन परिवारों की महिलाएं हैं और आंगनबाड़ी से लेकर आशा वर्कर और टीचर भी आईं, जिनका संबंध गांव से है और खेती से। भगत सिंह का प्रिय गाना मेरा रंग दे बसंती चोला यहां मेरा रंग दे बसंती चुन्नियां हो गया है। आमिर खान ने अपने फिल्म में अलग ही रूप दिया रंग दे बसंती को, लेकिन यहां आप देखेंगे कि गाना तो वही है मगर इरादा बदल गया है। फर्क है, किसान आंदोलन भीतर से समाज को बदल रहा है या फिर भीतर से समाज कुछ बदला है, इसलिए किसान आंदोलन का यह रंग दिखने लगा है। रागेश्वरी और समृद्धि शर्मा गा रही हैं। सरबजोत सिंह ने लिखा है। आप इस गाने में गाने के अलावा उन तमाम चेहरों को भी देखेंगे, चेहरों पर इरादों को देखेंगे जिन्हें सिर्फ एक फ्रेम में समेट दिया जाता है भीड़ की तस्वीर बनाकर। मैनू रंग दे बसंती चुन्निया माए रंग दे बसंती चुन्निया हो माए रंग दे बसंती चुन्निया। मैनू रंग दे बसंती चुन्निया माए रंग दे बसंती चुन्निया हो माए रंग दे बसंती चुन्निया। उड़ चुक के गुलामी नू थुक के मैं रब नालों काई कोल लुक के देन हुंदी ना सलामी चुक चुक के जावे तोरे आना मैं तो रुक रुक के नवी मैं भी ते नवी मेरी दुनिया। मैनू रंग दे बसंती चुन्निया ओ बाबला रंग दे बसंती चुन्निया। डके बन के तिनके सारे मोड़ के संग वाली संगली नु तोड़ के रूड़ियां नु रावी विच होल रोड़ के तोरा मोढे नाल मोढा तेरे जोड़ के तू कल्ला नहीं मैं वे हुन हुनिया वे। मैनू रंग दे बसंती चुन्निया ओ मैया रंग दे बसंती चुन्निया। भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के अमोलक सिंह जी से जानकारी ले रहा था। उन्होंने कहा कि 50,000 महिला किसानों के आने के तो रिकॉर्ड हैं लिखित।
उनके अनुमान के अनुसार केवल टिकरी बॉर्डर पर 70,000 महिलाएं पंजाब के गांवों से चलकर आई थीं महिला दिवस पर। 8 मार्च की सभा में आने से पहले महिलाओं ने गांव में कई कार्यक्रम किए और तय किया कि अपने स्तर पर सब कुछ करेंगी। पंडाल में उनके बैठे होने की तस्वीर तो आपने देखी होगी, लेकिन उनके आने की नहीं देखी। हमें कुछ चंद तस्वीरें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि टिकरी बॉर्डर पर हजारों महिलाएं कैसे आईं। अक्सर हम आने की कहानी को भूल जाते हैं। इन कहानियों में ही तो किसी आंदोलन के प्रति मजबूत इरादों के प्रसंग होते हैं। गांव गांव में महिलाओं ने मिलकर बसें तय की, टेम्पो ट्रेवलर तय किया और छोटी गाड़ियां भी। घर घर से इकट्ठा किए गए चंदे से किराया दिया और सफर में चल दी। इस बस में आप देख सकते हैं कि खिड़की पर केवल महिलाएं हैं। छत पर बेशक 2-3 पुरुष नजर आ रहे हैं। इस टेम्पो ट्रेवलर के भीतर केवल महिलाएं नजर आ रही हैं। छोटी गाड़ियों में महिलाएं बैठकर और खड़ी होकर भी सफर कर रही थीं और छत पर भी बैठी नजर आईं। इस तस्वीर में देखिए केवल महिलाएं नजर आ रही हैं। बस से उतरने के बाद की तस्वीर है या सवार होने के समय की होगी। यह तस्वीर आप देख सकते हैं इसमें कि ट्रक से उतरने के बाद महिलाएं एक तरफ खड़ी हैं और यह उसी वक्त की तस्वीर है। हमें एक वीडियो भी मिला जिसमें महिलाएं ट्रक से सीढ़ी लगाकर नीचे उतर रही हैं। आपने सोचा होगा कि 8 मार्च का दिन नारी तुम देवी हो टाइप के मैसेज भेजने का दिवस है, लेकिन यहाँ औरतें इस दिन को किसान आंदोलन से जोड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। किसी भी आंदोलन के ये वो सफर हैं जो पहले और बाद में अक्सर छूट जाते हैं। रास्ते में इन महिला किसानों के लिए लोगों ने लंगर भी लगाए, जहां रुक रुक कर खाना पीना हुआ। इन प्रक्रियाओं के बाद ही आपने इस पंडाल में देखा कि कितनी संख्या में औरतें यहां आई थीं, जिसे इंटरनेट पर सारे लोग शेयर कर रहे थे। बीकेयू एकता ग्राहां दे कोल ਇਹੋ ਜਿਹੇ सैकड़े पिंड है जिथों 4-4 5-5 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 50,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 80 ਸਾਲ 70 75 65 45 25 30 इस तरह ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बारे में हमने दिसंबर के महीने में प्राइम टाइम में बताया था। उस वक्त संगठन के लोगों ने बताया था कि सितंबर 2020 तक पंजाब के 10 जिलों के 450 गांवों में यह संगठन सक्रिय हो गया था, लेकिन अब कुल 1600 गांवों में सक्रिय हो चुका है। इसका मतलब है कि आंदोलन जितना बॉर्डर पर है उससे कहीं ज्यादा गांवों के भीतर आज भी प्रसार पा रहा है। नए नए लोग किसान संगठन में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में 2.5 लाख लोग इस यूनियन के सदस्य हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अमोलक सिंह ने बताया कि उनके संगठन में महिलाओं की मौजूदगी रस्मी नहीं है, बल्कि वे संगठन चलाती हैं, संगठन का आधार है। बठिंडा, बरनाला, मुक्तसर, मलोट, डबवाली जैसे मालवा के इलाकों में 40 साल पहले भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने काम करना शुरू किया। इस संगठन ने कभी किसी राजनीतिक दल का ना तो साथ दिया, ना किसी से कहा किसे वोट देना है नहीं देना है। अमोलक सिंह ने कहा कि मुमकिन है प्रधानमंत्री काले कानूनों को वापस ना ले, लेकिन महिलाओं के बीच किसानी के मसले पर लगातार काम करते करते हमने समाज को एक्सपोज भी कर दिया है। समाज के भीतर भी इस चुनौती के कारण बदलाव आया है। उनके संगठन में आने वाली महिलाएं केवल खेती किसानी के परिवार की नहीं हैं, भूमिहीन परिवारों से भी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब के हर गांव में 30% किसान भूमिहीन हैं, जो किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने लोगों को समझाने में बहुत मेहनत की है कि यह लड़ाई केवल जमीन वालों की नहीं है, खेती के सिस्टम से जुड़े लोगों की भी है जो खेती पर निर्भर है। हम भले ही इस मंच से भाषण देने वाली महिला किसानों का नाम ना जानते हों, उनके भाषणों को ना सुन रहे हों, लेकिन हमारे नहीं जानने से दुनिया में जानकारी खत्म नहीं हो जाती। खेती के कानूनों को लेकर ही इन मंचों से भाषण दिए गए और इन महिलाओं ने इन कानूनों को वापस लेने की लड़ाई को आधार दिया। अगर वो साथ नहीं आती तो आंदोलन के लिए लंबा खींचना मुश्किल हो जाता, घरों में झगड़े होने लगते या फिर और तरह की दिक्कतें होती। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की 40% सदस्य महिलाएं हैं। गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर महिला किसानों की उपस्थिति है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर महिला किसानों के कारण उग्राहा की पहचान अलग है।
यहाँ किसी भी वक्त हजारों महिलाएं प्रदर्शन करती दिख जाएंगी, वापस गांव भी जाती हैं, लेकिन वहां भी आंदोलन का विस्तार कर रही होती हैं। मेरे भाइयों ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਏ। पंजाब की औरत का, महिलाओं का इतनी बड़ी तादाद में मैदान में आने का एक इतिहास इसलिए भी अपने किस्म का इतिहास है कि इसमें बहुत सा काम रंगमंच ने किया है, गीत संगीत ने किया है, थिएटर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजदूरों किसानों के घर घर जाकर इतना बड़ा स्ट्रगल करने के आगे ये अपने आप में वो बंधन तोड़ने का है, जो मध्य युग के बंधन है, जगीरू के युग के बंधन है। और इसमें उन्होंने ये समझ लिया कि कोई भी स्ट्रगल जो है जीती नहीं जा सकती जब तक मैदान में औरत नहीं होगी। तो आज खेती हरा कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर और पंजाब में जगह जगह पे जो संग्राम है उसमें अपने सभी के काम औरत आप करती है। स्टेज वो चलाती है, फंड वो करती है, अपने अपने गांव गांव में रजिस्टर लगा के रखे हैं, गांव गांव में इकट्ठा होकर चुन्नी खरीदते हैं, वो बसंती रंग की, फिर बांटते हैं, अपनी स्टेज चलाते हैं, वही स्पीच करते हैं, वही अपनी तकरीर करते हैं, वही नाटक थिएटर करती है, गीत संगीत करती है। तो लाखों की तादाद में वो उनकी गैदरिंग होती है। हमने भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की नेता हरिंदर बिंदु के बारे में आपको पहले बताया था। हरिंदर बिंदु अपने संगठन और आंदोलन की अहम कड़ी हैं। सुबह 9 बजे का 3 दिसंबर के प्राइम टाइम में हरिंदर बिंदु ने बताया था कि वे 20 साल से महिलाओं को खेती के मसले पर संगठित कर रही हैं। गांव में संगठन की इकाइयां हैं, सिर्फ सदस्य के रूप में नहीं बल्कि वे मंच पर भाषण देती हैं, आंदोलन में भाग लेती हैं, संगठन चलाती हैं, दूसरी पंक्ति में नहीं बल्कि अग्रिम पंक्ति में हैं। हरिंदर बिंदु के पिता मेघराज भक्तुआना खालिस्तान विरोधी थे, इसलिए 9 अप्रैल 1991 को खालिस्तानियों ने मेघराज पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, उनकी मौत हो गई। पिता की हत्या के वक्त हरिंदर 13-14 साल की रही होंगी, लेकिन जब होश संभाला तो पिता का काम आगे बढ़ाने लगी। हरिंदर बिंदु भी खालिस्तान के खिलाफ लड़ती आ रही हैं, सिख लड़के लड़कियों और हिंदुओं की हत्या के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। 1996 में पंजाब खेत मजदूर यूनियन में शामिल हो गईं, तब से लेकर आज तक महिलाओं को संगठित कर रही हैं। सन 2000 में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा में शामिल हो गईं। बीकेयू एकता उग्राहा ने औरतों का लड़ बराबर लैके आने लिए विशेष कार्य कढ़िया होया ते औरतों को लगातार लंबे समय तो जथेबंद कर रहे हैं ते औरतों की जिहड़ी संघर्षां दे विच गिनती है वो लगातार हो रही है। पहला भी बीकेयू एकता उग्राहा दे वल्लों 8 मार्च का दिहाड़ा मनाया गया। होर भी जिहड़े संघर्ष आ उन्हां दे विच औरतां वड्डी गिनती दे विच जांदियां ने। 1500 के लगभग बीकेयू उग्राहा दीआं पिंडां दे विच इकाइयां ने जिथे औरतां संघर्षां च आउंदियां ने। पर ऐतकी कौमांतरी औरत दिहाड़ा मनाउण दे लई विशेष कारज कढ़िया गया हैगा ते औरतां दा वड्डा इकट्ठ करन दा फैसला किया गया हैगा। बीकेयू एकता उग्राहा दे वल्लों लंबी तैयारी करके औरतां दा वड्डा इकट्ठ करन दे लई पिंडां दे विच रैलियां मीटिंगां ट्रैक्टर मार्च कीते गए ने ते वड्डी गिनती दे विच औरतां जिहड़ियां ओह तैयार होईयां ने। चरणजीत कौर और हरप्रीत कौर भी टिकरी बॉर्डर पर आई थी। इनकी जैसी तमाम महिला किसानों के पास अपनी एक कहानी है जो खेती की दुनिया की नाइंसाफी को बयान करती है। हमारे पास चरणजीत कौर की तस्वीर नहीं है मगर कहानी है। मुमकिन है यहाँ मौजूद महिला किसानों में बहुत सी चरणजीत कौर होंगी। बठिंडा के पास के गांव से आई थीं, जिस बस में आई थीं 50-60 औरतें थीं। चरणजीत कौर के पास 3 एकड़ जमीन है। उनके पति भी किसान यूनियन से जुड़े रहे और 20 साल काम किया। 2 साल पहले कर्ज के कारण खुदकुशी कर ली। हुआ यह था कि जिससे जमीन बेची उसने पैसे नहीं दिए। अब चरणजीत अपनी जमीन ठेके पर देकर खेती कराती हैं। 3-4 दफे टिकरी बॉर्डर पर उग्राहा के आंदोलन में हिस्सा ले चुकी हैं। इसके पहले भी 10 दिन यहां रह गई हैं। 8 मार्च की सभा में शिरकत करने आई चरणजीत पंजाब लौट गईं। हरप्रीत भी बठिंडा की हैं। धान और गेहूं की खेती करती हैं क्योंकि बाकी अनाज की कीमत नहीं मिलती। अपनी जमीन भी है और बटाई पर जमीन लेकर खेती करती हैं। किसान यूनियन का काम करती हैं और रामपुर ब्लॉक की जनरल सेक्रेटरी हैं। 8 साल से इस पर हैं। हरप्रीत का बेटा टिकरी बॉर्डर पर आया था। उसी ने मां से कहा कि औरतों का दिन है, आप जाओ मगर अकेली जाओ। हरप्रीत के पति ने भी कहा कि वो घर का काम संभाल लेंगे, लेकिन हरप्रीत को बॉर्डर पर जाना चाहिए, यूनियन का काम जरूरी है। ये सारी जानकारियां हमने फोन से ली है। हरप्रीत या चरणजीत की तस्वीर या वीडियो नहीं है, लेकिन इस अनगिनत तस्वीरों में, अनगिनत चेहरों में
इनकी कहानियां गूंज रही हैं। ਜੋ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਖੂੰਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਸੂਈ ਨਾਲ ਘਰ ਪੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा चंदे को लेकर अपनी समझ रखता है। अमोलक सिंह ने बताया कि उनका संगठन बाहर से चंदा नहीं लेता। उसका कारण यह है कि दूर से पैसा तो आ जाता है, मगर खेती किसानी के सवाल से रिश्ता नहीं बनता है। हर चंदे का हिसाब रखा जाता है। गांव से लेकर संगठन के स्तर तक चाहे 10 रुपए का ही चंदा क्यों ना हो, जिस भी गांव में संगठन है वहां एक रजिस्टर होता है। गांव में गुरुद्वारों के स्पीकर से ऐलान किया जाता है कि इतना चंदा जमा हो गया है। जिले के स्तर पर रजिस्टर होता है और इस पैसे के खर्चे में पारदर्शिता बरती जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भगत सिंह छात्र एकता मंच नाम के संगठन ने महिला दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस संगठन की अध्यक्ष राजवीर कौर हैं, जो नवदीप कौर की बहन हैं। राजवीर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पंजाबी भाषा में पीएचडी कर रही हैं। महिला दिवस के दिन एक किनारे इस संगठन का कार्यक्रम चल रहा था। नवदीप कौर का कहना है कि एबीवीपी से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम नहीं होने दिया। इस तस्वीर में नवदीप कौर को पुलिस खींच रही है, लेकिन कुछ लड़कियां नवदीप को अपनी तरफ खींच रही हैं। इस खींचाखींची में नवदीप को चोट भी लगी, लेकिन यह तस्वीर एक सवाल पूछ रही है कि इसकी नौबत क्यों आई। वाम संगठन छात्र भगत सिंह एकता मोर्चा ने एक वीडियो दिया है जिसमें वे शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम कर रहे थे। उनका दावा है कि पुलिस हटाने लगी और उसी दौरान एबीवीपी से जुड़े लोगों ने उनके पोस्टर फाड़ डाले और कार्यक्रम पूरा होने नहीं दिया। उनके साथ पुलिस भी आई, जो नवदीप कौर को खींचने लगी। एबीवीपी का बयान छपा है कि इस सभा में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसने शिवांगी खरवाल को, जो कि उनकी महासचिव हैं, हमला किया और अभद्र बातें कही। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से लड़कियों के लिए आत्मरक्षा के कार्यक्रम हो रहे थे, इसलिए वहां पुलिस पहले से मौजूद थी। सेना को लेकर कुछ आपत्तिजनक पोस्टर थे। इस पर छात्र संगठन का कहना है कि मणिपुर में बलात्कार की घटना का पुराना पोस्टर है। डूटा की पूर्व अध्यक्ष नंदिता नारायण भी वहां मौजूद थी, उन्हें भी बोलने नहीं दिया गया। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, मगर हंगामा सामने है। भगत सिंह छात्र एकता संघ की उपाध्यक्ष संगीता गीत का कहना है कि पुलिस ने उन्हें टारगेट किया, कॉलर पकड़ी। संगीता ने कहा कि 8-10 छात्राएं भी घायल हुई हैं। हमारे कई साथियों को चोटें आई हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है वो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को संरक्षण देती रही। हमारा प्रोग्राम जो वहाँ पहले से ही चल रहा था, प्रॉक्टर को इन्फॉर्म किया गया था, एसएचओ को भी बताया गया था और उसके बाद भी ये बोला गया कि इस कैंपस में ऐसे प्रोग्राम की परमिशन आपने किससे ली। वहाँ ड्यू के प्रॉक्टर थे जो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हमारे साथ में बदतमीज़ी की गई। पुलिस के द्वारा मुझे टारगेट करके मेरे कपड़े फाड़े गए और मुझे कई चोटें आई हैं, जो कि एबीवीपी के गुंडे तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में पुलिस भी इन्वॉल्व थी। और मैं उस लेडी पुलिस का चेहरा पहचानती हूँ। और इसके साथ में ही वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं ड्यू के, वो इंस्ट्रक्शन देते रहे गार्ड्स को। उन्होंने हमारा एक पोस्टर नहीं छोड़ा, सारे पोस्टर्स जो कि महिलाओं को समर्पित थे, सुधा भारद्वाज हो या फिर अभी रिसेंटली देखा होगा झारखंड छत्तीसगढ़ में जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई चल रही है, नियमगिरी पहाड़ियों पे जो भी 24 साल की जिस आदिवासी महिला को गिरफ्तार किया है, उसको लेकर एक पोस्टर था, वो सारे पोस्टर फाड़ दिए गए। रविश रंजन टिकरी बॉर्डर पर गए थे। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास हजारों फैक्ट्रियां और गोदाम हैं। किसान आंदोलन के लंबा खींचने के कारण उनके धंधे पर असर पड़ रहा है। रविश का कहना है कि यहां के उद्योग संघ ने प्रशासन से बात की, मगर प्रशासन ने पहल नहीं की। तब जाकर किसानों से उन्होंने बात की।
किसानों ने उनकी मुसीबत को समझा और माल ढुलाई का रास्ता रात के वक्त का दे दिया, मगर पुलिस की मोहर नहीं लगी है। उद्योग संघ का कहना है कि किसान आंदोलन से किसी ने उनके साथ किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बहादुरगढ़ में जूते और चप्पल बनाने की इस तरह की 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। लेकिन पहले कोरोना और अब दिल्ली हरियाणा के बंद बॉर्डर से सचिन अग्रवाल का कारोबार बुरी तरह चरमरा गया है। कच्चे माल की सप्लाई न आ पाने से फैक्ट्री में 50% काम ही हो रहा है। रॉ मटेरियल आना बहुत मुश्किल हो गया है, लेबर का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, इवन एक आम इंसान का आना जाना मुश्किल है, जिसकी वजह से सारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज फैक्ट्री चलाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग रोज़ अपने कच्चे माल के लिए जूझ रहे हैं, किसी तरह से भी उनको मंगा रहे हैं कॉस्ट एक्स्ट्रा दे करके। आज फैक्ट्री हम लोगों की 25% आउटपुट पे चल रही है, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। माल हमारे जा नहीं रहे, आ नहीं रहे। कम से कम 4-4.5 हज़ार करोड़ के नुकसान का हम लोग अनुमान है अपनी फुटवेयर इंडस्ट्री को। जूता चप्पल इंडस्ट्री ही नहीं, बहादुरगढ़ के आसपास करीब 10,000 से ज्यादा उद्योग हैं। किसान आंदोलन के चलते बहादुरगढ़, कुंडली और मानेसर की फैक्ट्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री चलाने वाले राजेश चुग को पहले लगा था कि 10-15 दिन में आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और कोई हल न निकलने से वो खासे नाराज हैं। मुझे क्या लगता है कि आज इस कंट्री में सबके बराबर राइट्स हैं। दिल्ली वालों के भी उतने राइट हैं जितने बहादुरगढ़, कुंडली या मानेसर वालों के राइट हैं। हमें क्या गलत लग रहा है कि आज बहादुरगढ़ पे रोक दिया गया, तो क्या बहादुरगढ़ के सिटीजन, बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री का कोई राइट नहीं है क्या? अगर उनको, या तो उनको दिल्ली जाने की परमिशन देनी चाहिए। अगर उनको लगता है दिल्ली जाना एक सेफ नहीं है या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उनको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, एक रीजनेबल टाइम के बाद वापस भेज देना चाहिए। चाहे वो कैसे भेजें, ये गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। उधर बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को जब सरकार और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, तो इन लोगों ने खुद ही किसानों से बात करके सड़क का एक हिस्सा खुलवा लिया है। इनकी कोशिश है कि रात के वक्त ज्यादा माल ढुलाई हो, लेकिन दिल्ली जाने वाले रास्ते को पुलिस ने बंद कर रखा है, जिससे फैक्ट्री मालिक खासे नाराज हैं। दिल्ली पुलिस से एक बार हमारे कुछ लोग सदस्य इंडस्ट्री से कुछ गए थे दिल्ली पुलिस से, कोऑपरेट करते हैं, बात करते हैं कि हमें कुछ समय दो, हम भी लगे हुए हैं, रास्ता निकालने के लिए लगे हुए हैं। इस तरह के आश्वासन ही मिलते रहे हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। जैसे भी जड़ौदा बॉर्डर एक कल ही खुला है शायद 1 या 2 दिन पहले, अचानक से 15-20 दिन 25 दिन के लिए बंद कर दिया। अब पता ही नहीं क्या रीजन है बंद करने का। और मेरे को तो एक सबसे बड़ी बात सर समझ में नहीं आती, जब ये रोक ही नहीं सकते अंदर जाने से, 26 जनवरी को जिसने जाना था किसान, ये वो सब अंदर चले ही गए, जब रोक ही नहीं सकते दिल्ली में घुसने से, तो ये बॉर्डर बंद क्यों करते हैं या क्यों बंद किए हुए हैं? हालांकि बड़ी तादाद में किसान धरने पर बैठे होने के बावजूद किसी फैक्ट्री के ट्रक या टेम्पो को नुकसान अब तक नहीं पहुंचा है। लेकिन हरियाणा से लेकर दिल्ली के मुंडका तक की फैक्ट्रियों को करोड़ों के नुकसान के बाद भी सरकार कोई हल निकालने को तैयार नहीं है। लिहाजा किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं। फिलहाल जिस तरीके से टीकरी बॉर्डर के बहादुरगढ़ जो यहाँ का उद्योग है वो प्रभावित हो रहा है, ऐसे जो कुंडली है, जो सिंघू बॉर्डर है, वहाँ कुंडली में जो उद्योग लगे हुए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये दोनों जगहों पर किसान आंदोलन के चलते जो व्यापार है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है और सरकार ने बिल्कुल किसानों को छोड़ दिया है, कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में व्यापारियों की चिंताएं अब जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं। बहादुरगढ़ से राहुल चौहान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन के कारण कस्बों और गांवों में कारोबार सूना हो गया है। शहरों के व्यापारी कह रहे हैं कि गांव से लोग खरीदारी के लिए नहीं आ रहे हैं। साथ ही महंगाई के कारण पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है जिसे बचाने के चक्कर में गांव वाले शहर की दुकानों में नहीं आ रहे हैं। कैथल के अरुण अग्रवाल पिछले कई सालों से किराने की दुकान चला रहे हैं, लेकिन ग्राहकों के इंतजार में पिछले बिलों का हिसाब लगा रहे हैं। गांव का कस्टमर भी बहुत कम आ रहा है। एक तो पेट्रोल की जो महंगाई होने के कारण सबसे बड़ा प्रभाव एक तो ये पड़ा कि महंगाई के कारण सोचता है यार मैं क्या करूंगा शहर जाके, पेट्रोल बचाने के चक्कर में रहता है।
दूसरा है कि महंगाई काफ़ी हो गई है, और तीसरा कृषि आंदोलन जो चल रहा है उससे भी पूरा प्रभाव पड़ रहा है। विनोद मित्तल कई सालों से जूते चप्पल की दुकान चला रहे हैं। उन्हें भी ग्राहकों का इंतजार है कि कब ग्राहक आएं और उनके जूते चप्पल बिकें। जमींदारी ने हमारे बाजार में, जमींदार बाहर बैठा हुआ है, जो बाजार में जमींदार के ऊपर हम लोग बैठे हैं। जब जमींदारी नहीं आएगा तो हमारे पास कौन आएगा? उन्हीं के कारण बैठे हम लोग। पहले तो लोग अपनी घर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं जी, वही महंगी हो रही है हर चीज़। गैस देख लो, पेट्रोल देख लो, ये चीज़ें पहले जुड़ी है। पेट्रोल हमारे लिए जैसे हम चलाते हैं घर में, गैस सिलेंडर जुड़ी है, पहले चलाते हैं, उसकी खर्चा, सब्जी इतनी महंगी है, उसकी पूरी होने के बाद ही बाजार में आएंगे ना कस्टमर पैसे लेके, जो उसका कस्टमर पैसे बचेंगे तब। किसान आंदोलन का असर अब शादी समारोह पर भी पड़ रहा है। ये मैरिज पैलेस किसान आंदोलन की वजह से सुनसान पड़ा है। पिछले साल कोरोना के कारण काम नहीं चला। इस साल किसान आंदोलन के चलते कोई बुकिंग नहीं है। अभी कोई बुकिंग के लिए तैयार नहीं हो रहा है। किसानों का दिल्ली में बैठने के कारण शादी की बुकिंग नहीं हो रही। ब्यूटी पार्लर चलाने वालों के पास भी काम की बहुत कमी है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से महिलाओं का बजट भी कम हुआ है। कामकाज बिल्कुल ठप हो गया है। गांव से लोग आते थे, पर किसान आंदोलन के चलते किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से गांव में शादियां नहीं हो रही और काम कम हो गया है। अगर ऐसा ही चला तो खत्म हो जाएंगे। महंगाई और किसान आंदोलन की वजह से खाली दुकानदारों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मोगा से तन्मय और कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। इंटरनेट में सर्च करेंगे तो मुंबई को शंघाई बनाने का सपना 2007 के साल से ही मिलने लगेगा, जब मुख्यमंत्री मुंबई को शंघाई के बराबर लाने का सपना दिखाते रहे। उसी तरह से दिल्ली में सिंगापुर का सपना आया है। सिंगापुर के जैसा हम क्यों होना चाहते हैं, उसका मॉडल भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए कितना अच्छा है, क्यों बुरा है, हम नहीं जानते। ये एक अलग से बहस का विषय हो सकता है, और वही बहस करें तो बेहतर होगा जो इन शहरों की राजनीति, उनकी विकास यात्राओं को जानते हैं, गए हैं। मैं नहीं गया हूं। फिलहाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इतना ही कहा है कि 2047 तक दिल्ली वालों की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर हो जाएगी। 2047 तक दिल्ली सरकार भी सैनिक स्कूल बनाएगी और वर्चुअल स्कूल का मॉडल बनाने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से 75 साल पहले हमारी आज़ादी को संभव करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक शत शत नमन करते हुए ये बजट प्रस्तुत करता हूं, और इस भाव के साथ प्रस्तुत करता हूं कि इसमें उल्लेखित कार्यों और योजनाओं से उन महान शहीदों के द्वारा आज़ाद वतन को लेकर देखे गए सपने के निर्माण में हम कुछ कदमों का भी योगदान कर सके तो यह हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। दिल्ली के बजट में शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजों के शिक्षक कह रहे हैं उन्हें सैलरी 4 महीने से नहीं मिली है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में कोविड का टीका मुफ्त दिया जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर 1300 ई बसें चलाई जाएंगी। लेकिन इस बजट का नाम देशभक्ति बजट क्यों है? क्यों दिल्ली सरकार 500 जगहों पर 45 करोड़ की लागत से राष्ट्रध्वज लगाना चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के बारे में कहा जाता है कि उनके नियंत्रण में बीजेपी एक अति अनुशासित पार्टी बन गई है। बीजेपी की सरकारों में किसी तरह का असंतोष नहीं होता है। फिर उत्तराखंड में क्या हुआ? क्यों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा और उनके खिलाफ बगावत हुई? क्या नियंत्रण ऊपर से कमजोर हो रहा है या राजनीति बहुत ज्यादा नियंत्रित होने के बाद भीतर भीतर दरकने लगी है? दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया, लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही
कि मुख्यमंत्री जिनकी छवि पिछले 4 साल में बेदाग थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे जब हमने यहाँ के राजनीतिज्ञों से, यहाँ के ब्यूरोक्रेट से या और अन्य लोगों से बात करी, तो ये देखने में आया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ संवाद नहीं करते थे और उनका जो सरकार चलाने का तरीका था वो ब्यूरोक्रेट्स को साथ लेके चलाने का था, जिससे विधायक भी नाराज थे और साथ ही साथ जो यहाँ के मंत्रिमंडल के उनके सदस्य थे वो भी नाराज थे। यही वजह रही कि पिछले दिनों जो बजट सत्र हो रहा था वहाँ पे गैरसैंण को लेकर के जो नई कमिश्नरी बनाई गई उसको लेकर के भारी विरोध था और जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी उसमें उनका ये कहना था कि भाई मैं यहाँ पे नई कमिश्नरी बना रहा हूँ, जिसमें जो यहाँ के सांसद थे, जो यहाँ के विधायक थे, जो यहाँ के मंत्री थे, उनका ये कहना था कि बिना हमसे राय मशवरे के ये घोषणा कर दी गई, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल को बांट करके एक नया जो कमिश्नरी बनाई गई, जिसे गैरसैंण कमिश्नरी बनाई गई, जबकि यहाँ पे डिमांड्स जो है जिलों को लेकर के थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी जिद के लिए कहना चाहिए या अपनी ईगो को ले आगे करते हुए यहाँ पर एक नई कमिश्नरी बना दी, जिसकी वजह से सारे विधायक, सारे सांसद नाराज हो गए। और यही बातें जो हैं ऑब्जर्वर्स के आगे भी सामने आई, जिन्होंने हाईकमान को जाके अपनी रिपोर्ट दी। जो अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल है। बीच में ये एक चर्चा ये भी आई थी कि अनिल बलूनी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, और उनको यहाँ ला करके राज्यसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजा जाएगा। लेकिन ये बात आज शाम होते होते ये क्लियर हो गई थी कि जो संघ लॉबी है वो कतई नहीं चाहती है कि अनिल बलूनी यहाँ पर आएँ, और उनकी स्थान पर यहाँ पे धन सिंह रावत के नाम पर सहमति बनी और धन सिंह रावत का नाम खुद मुख्यमंत्री ने हाईकमान के आगे रखा और संघ परिवार से भी जो है धन सिंह रावत का नाम आगे गया। धन सिंह रावत पुराने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं और बीजेपी में संगठन में महामंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। वर्तमान में जो त्रिवेंद्र सरकार थी इसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रहे, सहकारिता राज्य मंत्री रहे। ये उनकी छवि भी एक सबको साथ लेके चलने की है, क्योंकि संघ कैडर से हैं और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल अच्छा है और हाईकमान भी उनके नाम से संभवतः अपनी मोहर लगा देगा। हालांकि ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है और सवेरे जो कल 10 बजे विधानमंडल बैठक बुलाई गई है और उसमें ये तय हो जाएगा कि संभवतः मुख्यमंत्री के रूप में धन सिंह रावत ही अपना जो है अपना चार्ज लेंगे और शिवरात्रि के दिन संभवतः शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।